नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका स्वागत करता हूं। घड़ी में बज चुके हैं 12, संडे का यह दिन है और वादे के मुताबिक मैं लेकर आया हूं टॉप 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस। कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा जिसके मायने हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएंगे और हम बहुत तेजी के साथ इन 10 सवालों को करेंगे, जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, है ना। आपने शायद ही ये सवाल पहले कभी देखे होंगे या सॉल्व किए होंगे, तो आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है और एंड में मुझे अपना स्कोर जरूर साझा कीजिएगा, राइट। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूजीसी नेट पेपर 1 टॉप 10 रैपिड फायर क्वेश्चंस के साथ आज शुरुआत होगी और आज का पहला सवाल, व्हाट इज कच्छ अजरक नोन फॉर एंड रिसेंटली अर्नड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई कीजिएगा राइट आंसर्स के लिए। कच्छ अजरक किस लिए जाना जाता है और हाल ही में इसे भौगोलिक संकेत GIE टैग प्राप्त हुआ है? हैंडलूम साड़ीज, पॉटरी आर्ट, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट या मेटल स्कल्पचर? सर आंसर चाहिए मुझे आप सभी के, राइट आंसर्स आने चाहिए गाइस, कम ऑन क्विकली, शाबाश। कमेंट आपका भर जाना चाहिए इसके साथ और देखना चाहता हूं मैं कि कहां तक पहुंच पाएंगे आज, आप कर भी पाएंगे सवाल या नहीं। ओके, कर भी पाएंगे सवाल या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को गाइस। ओके बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आई कैन सी द आंसर्स गाइस, यस, बहुत बढ़िया। हैंडलूम साड़ीज है पहला सवाल है, बच्चे जुड़ जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इस सवाल को थोड़ा सा आराम से किया जाए। जी हाँ, ओके, राइट आंसर है इसका, जी बिल्कुल सही है। आंसर्स देख लेते हैं अभी। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट जो है इसका राइट आंसर है। कच्छ अजरक नॉन फॉर ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट। आइए इसकी कहानी में आपको सुनाऊं। रिनोन्ड फॉर इट्स intricate designs and rich cultural heritage, recently it received the prestigious geographical index certificate, highlights its unique identity। जो भी चीज यूनिक होती है वही GI इंडेक्स में जाती है और यहां पर कच्छ अजरक जो है इसको अपनी बिल्कुल अल्टीमेट टेक्सटाइल क्राफ्ट के लिए अवार्ड जो है मिला है। द आर्ट अजरक इन्वॉल्व द मेटिकुलस हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग on treated cotton cloth, creating designs infused with the symbolism and history। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें आपका सिंबोलिज्म और हिस्ट्री को ये दर्शाता है। कॉटन के कपड़े के ऊपर ये टेक्सटाइल क्राफ्ट जो है एक तरीके से किया जाता है। कच्छ अजरक इसका नाम है, GI इंडेक्स में अब इसको दर्जा मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया एक उपलब्धि है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर दिस रिकॉग्निशन नॉट ओनली सेलिब्रेट्स द क्राफ्टमैनशिप ऑफ कच्छ अजरक बट ऑल्सो प्रिजर्व्स द प्रमोट्स दी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल हेरिटेज ऑफ गुजरात, एडिंग टू दी कल्चरल। ये ना केवल बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है क्राफ्ट्समैन के लिए, बल्कि ये हमारी जो दबी हुई है ना, दबी हुई जो चीज़ें थी, जो टेक्सटाइल क्राफ्ट जो हमारा दब चुका था, उसको उपलब्धि है उसकी एक तरीके से। और कच्छ अजरक इसका नाम है, गुजरात में ये है, आपको पता ही है। और रिच कल्चरल हेरिटेज, बहुत ही बढ़िया चीज़ जो कि GI इंडेक्स में हमको दर्जा मिला। +2 गाइज आप सभी को मिलने चाहिए जिनके भी आंसर यहाँ पर सही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंट्री ने एम किया है फाइनलाइज करेंगे लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अग्रीमेंट विद टू बूस्ट दी बायलेटरल ट्रेड? देखिए, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने का लक्ष्य बना रहा है? इट्स ब्राजील, इट्स मैक्सिको, जापान या नाइजीरिया? बताएंगे गाइस। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको आंसर्स मैं बढ़िया तरीके से दिखा पाऊं। जी हाँ, okay, is it A Brazil, B Mexico, C Japan, D Nigeria? Yes, answers guys, everyone, शाबाश। answers guys, everyone। जी हाँ, इसका राइट आंसर है D नाइजीरिया। इसका राइट आंसर है D नाइजीरिया। इंडिया और नाइजीरिया के बीच ये जो है बातचीत चल रही है। लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अग्रीमेंट होगा ताकि वो इनहैंस कर सके बायलेटरल ट्रेड, ज्यादा से ज्यादा आपस में ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ये अग्रीमेंट डिस्कस ड्यूरिंग द सेकंड इंडिया नाइजीरिया ज्वाइंट ट्रेड कमिटी सेशन में हुआ था। एम क्या था इनका? टू फैसिलिटेट द ट्रेड बाय सेटलिंग ट्रांजैक्शंस इन इंडियन रुपीज एंड नाइजीरियन नायरा जो होती है वहां की करेंसी होती है। फोकस क्या करेगा? स्ट्रेंथनिंग करेगा इकोनॉमिक टाइज, अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड नाइजीरिया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पर ध्यान में रखी जा रही हैं। जी हाँ, इकोनॉमिक रिलेशन बढ़िया होंगे, उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट, ट्रेड कोऑपरेशन और ज़्यादा बढ़िया होंगे
और ये इंडिया और नाइजीरिया के बीच में एक करेंसी सेटलमेंट के ऊपर जो है ये बात चली थी। आंसर है इसका डी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अल्टीमेटली ट्रेड सेटलमेंट होता क्यों है? ताकि हम ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा दो कंट्रीज़ के बीच में बढ़ावा दे पाएँ। और इंडिया और नाइजीरिया पहले से ही बहुत अच्छी इनकी, अगर हम देखेंगे, सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिकल रिलेशन थे इनके। टू कंट्रीज़ विद दी सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इकोनॉमिकल रिलेशन बनाएं, फर्दरिंग इन दी म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड ट्रेड कोऑपरेशन के अंदर। चलिए, कौन सी कंट्री ने अनवील किया है AI जनरेटेड स्पोक पर्सन नेम्ड दी विक्टोरिया शाय शी फॉर इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री? अब आप देख सकते हैं कि टीचर से लेकर फॉरेन मिनिस्ट्री में भी AI आ चुका है। ये ऐसा ना हो कि ये जॉब्स के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बन जाए, लेकिन ठीक है। चलिए, किस देश ने अपने विदेश मंत्रालय के लिए विक्टोरिया शी नामक AI जनित प्रवक्ता का अनावरण किया है? रशिया, यूक्रेन, चाइना। यहाँ पे तो आंसर मुझे लगता है कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा, अगर आप थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो। ट्राई करेंगे सभी लोग गाइज। यस, ओके जी। हाँ, नहीं, जो आप सोच रहे थे वो नहीं है। इसका आंसर है सी, यूक्रेन, है ना। राइट आंसर है इसका सी, यूक्रेन। आइए, यूक्रेन ने इंट्रोड्यूस किया है AI पावर्ड डिजिटल स्पोक पर्सन विक्टोरिया शाय फॉर इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री। सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन में। ये इनोवेटिव अप्रोच कंबाइन कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद डिप्लोमेसी, अलाउइंग फॉर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स व्हाइल इंश्योरिंग कंटेंट एक्यूरेसी थ्रू ह्यूमन वेरिफिकेशन। यहाँ पर ठीक है ना। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया है, राइट। तो अगर आप AI ला भी रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक ऊपर इनके एक जो है एक ह्यूमन की इंटरवेंशन ज़रूरी होगी। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, वो स्पीच देंगी, वो सारी चीज़ करेंगी, लेकिन उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? अल्टीमेटली आपको ह्यूमन के पास ही आना पड़ा। आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी थ्रू ह्यूमन वेरिफिकेशन उनकी चेक की जाएगी, डिलीवरी, एफिशिएंट डिलीवरी, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमन का आप उनसे उनका जो एक रोल है वो नहीं छीन सकते, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। When is the World Asthma Day 2024 ऑब्जर्व्ड? पीपल एनवायरनमेंट से मुझे लगता है कि ये सवाल आपके लिए डालना चाहिए। और अगर जो भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं ये सेशन, आपके लिए ये सेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए नुकसान दे सकते हैं। चलिए, May 7, May 1, May 10 और May 15 बताएंगे सर। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड। राइट आंसर है इसका May 7 जी। राइट आंसर है इसका May 7, वर्ल्ड एस्थमा डे। चलिए, द डे ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एस्थमा, दैट इज जाइना या जीना, इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या था? अवेयरनेस, है ना। हम ये हमेशा कोई भी दिन हम क्यों मनाते हैं? ताकि हम बच्चों के अंदर या लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस ला सके, जिससे वो इस भीषण बीमारी से या किसी भी चीज से बच सके, राइट। अवेयरनेस अबाउट द एस्थमा, अ क्रॉनिक लंग डिजीज होता है अफेक्टिंग मिलियंस ग्लोबली। द थीम फॉर दिस ईयर इज एस्थमा एजुकेशन एम्पावर। सर थीम का ध्यान रखिएगा। एम्फसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑन एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स विद द एस्थमा एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल अबाउट मैनेजिंग द कंडीशंस। +2 गाइस, जितनों को भी लगता था 7 मई को मनाया जाता है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चीज़ें हैं ये अल्टीमेटली अवेयरनेस के लिए है। अवेयरनेस का मतलब ये है कि अगर आपको समझ रही हैं, आपको समझ आनी चाहिए, और अगर आपके अंदर समझ है तो कैसे इनसे बचना है। आप देख सकते हैं एस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, है ना। अगर एस्थमा की एजुकेशन देंगे तो वो एम्पावर करेंगे हमारे देश की पॉपुलेशन को या दुनिया की पॉपुलेशन को, जिससे जो है हम इस क्रॉनिक डिसीज से बच पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the prohibition of child marriage act enacted in India? सर इंपॉर्टेंट सवाल है, +2 कोशिश कीजिएगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। 96, 2016, 2007 या 2021? चलिए ओके गाइज, यस एब्सोल्युटली राइट सर। कोशिश राइट आंसर्स की कर रहे हैं सभी बच्चे। जी हाँ, राइट आंसर है इसका गाइज, ब्रिलियंट। राइट आंसर है इसका सी, 2007। जी हाँ, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। चाइल्ड मैरिज एक्ट पे प्रोहिबिशन लगा था, यहाँ पर देखिए 2007। इस्टेब्लिशिंग दी मिनिमम एज फॉर गर्ल्स 18 कर दी गई थी और लड़कों के लिए 21 साल कर दी गई थी रिस्पेक्टिवली। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006
वायलेशन ऑफ दिस लॉ इनकर लीगल पेनल्टीज आपके ऊपर लगेंगे। एम्फसाइज्ड बाय द राजस्थान हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव टू द प्रिवेंट द चाइल्ड मैरिज। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे, आपने वो सीरियल भी आता था, अगर आपने देखा होगा, मैं नाम वो बालिका वधू आई थिंक है ना, बालिका वधू, तो वो भी आप अगर आप देखेंगे उसका जो आप कल्चर देखेंगे वो राजस्थान पे बेस्ड था, राइट, राजस्थान जयपुर की तरफ वो बेस्ड था। तो वहीं पर जो है ये राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ही आया था कि प्रिवेंट कीजिए चाइल्ड मैरिज। 2007 में जो है प्रोहिबिशन लग गया था, 2006 में जो है ये एक्ट बना था, देखिए है ना, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जहां पर लड़कों की जो मिनिमम एज थी 21 साल कर दी गई थी और लड़कियों की जो मिनिमम एज थी वो 18 साल कर दी गई थी। याद होगा आपको बालिका वधू, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव किया है आरबीआई अप्रूवल टू एस्टैब्लिश्ड द सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी? GIFT की फुल फॉर्म अगर कोई जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, बाकी मैं तो अभी बताऊंगा ही। NTPC, पावर ग्रिड, REC या फिर इंडिया पावर? REC की फुल फॉर्म, NTPC की फुल फॉर्म, भाई मजा आएगा। ओके जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस ओके ओके, राइट आंसर है इसका, जी हाँ राइट आंसर है इसका C, रूरल। यस एब्सोल्युटली, जिनको नहीं पता है फुल फॉर्म, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, यहाँ पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। यस आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, आई होप बात समझ में आ गई है। चलिए, REC या कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिसेंटली गेंड अप्रूवल, इसको मिला है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ताकि वो इस्टेब्लिश कर सके सब्सिडरी अपनी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में। गिफ्ट की फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक, है ना। दिस अप्रूवल डेटेड May 3, 2024 में आया। सिग्निफिकेंट एज इट्स अलाउ द REC टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन इनटू अ प्रोमिनेंट फाइनेंशियल हब नोन फॉर इट्स मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब बेसिकली यहाँ पर जो है प्रमोशन, है ना, अपलिफ्टमेंट, है ना, और ज्यादा बेटरमेंट डेवलपमेंट के लिए जो है ये चीजें आई थी। REC लिमिटेड जो है अब वहाँ पे उसको जो है एक तरीके से बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल मिल गया है और वहाँ पर जो है वो गुजरात में जाकर और ज़्यादा अपने आप को, वहाँ की सिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश वहाँ पर रहेगी। चलिए, कौन सी स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को कहा गया है येलो हैमर स्टेट? सर काफ़ी बार ये पिक्चर में था, इंपॉर्टेंट है ना। येलो हैमर स्टेट क्यों कहा गया, कौन सी स्टेट को कहा गया? इट्स अलाबामा, टेक्सास, फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया? चलिए, बहुत ही नए बेहतरीन सवाल नहीं आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ नया, कुछ बेहतरीन यहां से सीख कर जाएं। जी हाँ, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। यस ओके राइट आंसर, जी हाँ राइट आंसर पे चलते हैं। राइट आंसर है इसका अलाबामा। जी, अलाबामा एक ऐसी स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की जिसको येलो हैमर कहा गया, लेकिन क्यों? देखिए, अफेक्शनेटली रेफर टू एज दी, प्यार से, है ना, येलो हैमर स्टेट कहा गया। निक नेम ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दी सिविल वॉर के टाइम पे ये हुआ था, व्हेन दी हंस्टविल सोल्जर्स वोर द यूनिफॉर्म विद येलो, जब वहां के यूनिफॉर्म येलो पहन लिया था, ट्रिम लीडिंग टू अ प्लेफुल रिमार्क एंड द निकनेम येलो हैमर उनको दिया गया। कनेक्शन टू द स्टेट बर्ड है, नॉर्दर्न फ्लिकर है विद इट्स येलो मार्किंग्स, फर्दर रीइंफोर्सेस दिस यूनिक एंड कलरफुल मॉनिकर फॉर अलाबामा। जी राइट, वहां पर सिविल वॉर के दौरान जो वहां के सोल्जर्स थे उन्होंने येलो कलर का कुछ ड्रेस पहना था, यूनिफॉर्म पहनी थी, है ना, ताकि वहां से ही प्यार से उनका नाम जो है येलो हैमर उनको दे दिया गया था। अलाबामा यूनाइटेड स्टेट्स में एक सिटी का नाम है। आई होप इट्स क्लियर गाइस, काफी ज्यादा पिक्चर में था तो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which company is set to launch the world's first CNG power bike? सर अगेन एनवायरमेंट का सवाल है ना, आपको देख लेते हैं कि हीरो मोटोकॉप, TVS मोटर्स, बजाज ऑटो या यामाहा मोटर्स का। इसका मान कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी। कौन सी कंपनी सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर्ड बाइक? यस, हर बच्चे के आंसर्स आने चाहिए गाइस, शाबाश। ओके यस, राइट आंसर, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर है इसका गाइस बजाज ऑटो। राइट आंसर है क्या इसका? बजाज ऑटो। आइए इसके बारे में सुनते हैं। बजाज ऑटो क्या कर रहा है? प्रिपेयरिंग टू इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG पावर बाइक। नेम क्या होगा उसका? ब्रूजर 125 CNG इन जून
ये इनोवेशन आया है स्टेपिंग टुवर्ड द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन विद बजाज एमिंग टू स्टार्ट प्रोडक्शन विद द इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 20,000 सीएनजी मोटरसाइकिल्स के साथ शुरू करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसका मेन मकसद है कि क्या सस्टेनेबल मतलब क्या, अभी के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी हम इसको बचा के रखें या इसको इस तरीके से बनाएं, राइट। 125 ब्रूजर 125 इसका नाम होगा, ब्रूजर 125 इसका नाम होगा, नाम भी पूछ लें तो पता होना चाहिए। चलिए, इंडिया एंड विच कंट्री आर इंटीग्रेटिंग देयर पेमेंट सिस्टम फॉर इनहैंस ट्रेड। ये शायद अभी हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से, अब अगर आपको याद है कि उसका आंसर क्या था तो इसका आंसर दीजिए। एवरीवन गाइस, शाबाश। इंटीग्रेटिंग देयर पेमेंट्स, यस। अच्छा, वो कुछ और था, ये कुछ और सवाल है ना। ओके, वो कुछ और था, ये कुछ और सवाल है। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। यस गाइस, एवरीबडी। ओके, नाइजीरिया इसका आंसर नहीं है गाइस, वो दैट वाज समथिंग एल्स। आंसर है इसका ए, घाना। आइए देखिए, इंडिया एंड घाना डिसीजन टू इंटीग्रेट देयर पेमेंट सिस्टम, स्पेशली इंडिया यूनिफाइड। यहाँ पर यूपीआई के तहत वो जो है इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और उसका क्या प्लेटफॉर्म है, GHIPSS सिग्निफाइज द स्ट्रैटेजिक मूव टूवर्ड्स द इनहैंसिंग फाइनेंशियल कोलैबोरेशन करनी है दो कंट्रीज के बीच में। इंटीग्रेशन आएगी, इंस्टेंट कॉस्ट इफेक्टिव फंड ट्रांसफर होंगे, स्ट्रीमलाइनिंग होगी ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजैक्शंस की, और बूस्टिंग ट्रेड एक्टिविटीज। मतलब यही है, मतलब हिंदुस्तान जो है कोशिश कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड टाइज को डेवलप करने की, ताकि हम एज अ नेशन पूरी दुनिया में, है ना, रिस्पेक्टफुल तरीके से, है ना, एक बिजनेस नेशन की तरीके से हम जाने जाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, राइट। ये हैं आपके होमवर्क का सवाल कमेंट सेक्शन में। इस होमवर्क के सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, मेरे को ज़रूर जानना है। नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया की कौन बनी है, गौरवांशी शर्मा, कार्तिक वर्मा, नाहिद आफरीन या करीना कपूर खान। ट्राई करके +2 आपका स्कोर कितना रहा गाइस, मेरे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं ऐसे ही एक नया, एक बेहतरीन सेशन एक और लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें गाइस, और जीवन में आप जो भी कर रहे हैं ऐसे ही करते रहें। सवाल कैसे लगे, नए सवाल थे, खूबसूरत सवाल थे, कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।